चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस एडवांस रूलिंग सीएस प्रोफेशनल डायरेक्ट टैक्स क्लासेस। मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइव क्लासेस है दे आर बेटर देन पेन ड्राइव क्लासेस। ये आज आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। हम लोग आपस में बात करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे। आपका कोई भी डाउट है तो उसी वक्त आप चैट में पूछ लीजिए, हम जवाब भी देंगे। अपर्णा ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड भी की और आई थिंक शी हैज ए गुड एक्सपीरियंस। दूसरी बात, लैपटॉप की जो पेन ड्राइव की क्लासेस हैं उसमें आपको मोटिवेट अपने आप को करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और उसके बाद आप देखते हैं कभी बोर भी हो जाते हैं। यहाँ पर तो चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको बैठना ही है 8 बजे शाम को, रात में। और जो रिकॉर्डिंग आप नहीं देख पाएंगे, ये क्लास पूरी की तरह रिकॉर्डिंग हो रही है, यही हम आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये जब डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर कॉपी पेस्ट करना है जहां पर पुराने लेक्चर्स हैं। तो हम लोग जीएसटी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, वो है मॉर्निंग 7:30 to 9:30। ठीक है, सो यहां पर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग शुरू करें। चलिए, आपको किताब मिल गई होगी। जिन्होंने आज ही पेन ड्राइव लिया है, शायद शिव ने लिया है, उसको हमने कोरियर कर दिया है, मिल जाएगी उसको। एडवांस रूलिंग से पहले DTAA का एक चैप्टर था और कॉर्पोरेट टैक्स का एक चैप्टर था। शिव कह रहा है साउंड नहीं आ रहा, प्लीज अब फिर से लोड कीजिए, फिर से लोड कीजिए, साउंड आएगा। वो हम लोग कर चुके हैं, उसका गूगल ड्राइव में हम लोग अपलोड भी कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो आज जो चैप्टर कर रहे हैं एडवांस रूलिंग, मैं आपको बता दूं 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। DTAA का भी रहता है और एडवांस रूलिंग का भी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है और प्योर थ्योरी चैप्टर है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसलिए ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। मुझे एक बात बताइए, जब मैं लिखता हूं, ये चैप्टर का नाम है एडवांस रूलिंग, रूलिंग का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे? लिख, आपको पार्टिसिपेट करना है तभी आपको अच्छा लगेगा। जब मैं पूछता हूं आपको रूलिंग का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग? चैट में लिख के बताइए, चैट में लिख के बताइए रूलिंग मतलब व्हाट। नहीं नहीं, अथॉरिटी नहीं होती है, अथॉरिटी नहीं होती। रूलिंग मतलब व्हाट? डिसीजन एंड रूलिंग मीन्स जजमेंट। करेक्ट, इट इज जजमेंट। जजमेंट कौन पास करता है? जजमेंट कौन पास करता है? कोर्ट। जजमेंट कौन पास करता है? कोर्ट। और कोर्ट में आप जाते कब हैं? कोर्ट में आप जाते कब हैं? डिस्प्यूट अराइज होने से पहले या डिस्प्यूट अराइज होने के बाद? डिस्प्यूट अराइज होने के बाद, लड़ाई होने के बाद जाते हैं, पहले नहीं जाते हैं। तो जब भी जजमेंट में जाते हैं आप, बाद में जाते हैं, मतलब कोर्ट में जाते हैं, बाद में जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कोर्ट है, ये एक ऐसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जहां पर आप डिस्प्यूट अराइज होने से पहले ही चले जाइए, इसीलिए इसका नाम है एडवांस रूलिंग। तो बिफोर द डिस्प्यूट अराइजेस यू गो टू द दिस अथॉरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये किसके लिए लेके आया गया था? AAR किसके लिए लेके आया गया था? रेजिडेंट के लिए या नॉन रेजिडेंट के लिए? ये अथॉरिटी, ये एडवांस रूलिंग का चैप्टर किसके लिए लेके आया गया था?
रेजिडेंट के लिए या नॉन रेजिडेंट के लिए? ये लेके आया गया था नॉन रेजिडेंट के लिए, ये लेके आया गया था नॉन रेजिडेंट के लिए, है ना? और नॉन रेजिडेंट के लिए किस लिए लेके आया गया था? कारण क्या था? नॉन रेजिडेंट के लिए किस लिए लेके आया गया था? व्हाट वाज द रीजन? आज नॉन रेजिडेंट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को नहीं जानता, वो तो बाहर बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, इंडिया के बारे में कुछ भी सोच सकता है कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, मान लीजिए नॉन रेजिडेंट ये सोचता मैं यहां पर 100 करोड़ रुपया लेके आऊंगा, यहां पर फैक्ट्री लगाऊंगा और मुझे इतने रुपए की इनकम होगी, और पता लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा इंटरप्रेट कर लिया लॉ को और बोला नहीं नहीं सर 30% नहीं, आपको तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट बेचारा इतना पैसा लगाने के बाद और फंस गया। सही बात है या नहीं है? हाँ या ना? उस नॉन रेजिडेंट को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डिपार्टमेंट कुछ बोलेगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं डिडक्शन अलाउड है, डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं अलाउड है, आईटीएटी बोलेगा अलाउड है, हाई कोर्ट में गया बोला कि अलाउड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अलाउड है, फिर एक पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही रिवर्स कर दिया गया। पॉसिबल? और ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है इंडिया में? हाँ या ना? हुआ है। वोडाफोन का एक क्लासिक केस है, वोडाफोन का एक क्लासिक केस है जहां पर वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी पार्लियामेंट में वो बिल पास किया गया और वो अमेंडमेंट ऐसी की गई फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी हार गया, हार गया। ये केस के बारे में पता है? वोडाफोन के केस के बारे में आपको? नहीं पता है? चलिए हम लोग करेंगे इस केस को, इस केस को हमारी किताब में आप देखिएगा, डीटी की बुक में है, वहां पर है। दूसरी बात, ये सब जजमेंट से इफेक्ट क्या होता है? ये सब जजमेंट से इफेक्ट क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का नाम सुना? सुना ही होगा। कुछ अथॉरिटी जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रेटिंग करती है हर एक कंट्री की, और अगर वोडाफोन टाइप के जजमेंट आ जाए तो रेटिंग कम हो जाएगी, और जिससे वर्ल्ड की बाकी कंट्री देखती है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना, अगर इसकी रैंकिंग, मान लीजिए इंडिया की रैंकिंग 130th है, तो बाकी कंट्री का या बाकी कंट्री के इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं इंडिया में 130 है, इसके ऊपर तो इतने सारे कंट्रीज है, मैं यहां पर क्यों इन्वेस्ट करूं? यहां पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में, टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहां इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा जहां पर परमिशन लेना आसान है, टैक्सेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जुडिशियल जुडिशरी स्ट्रांग है, जजमेंट जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इंडिया में जजमेंट 10 साल 15 साल लगता है किसी एक इश्यू को सेटल करने में। लगता है या नहीं लगता? आपको पता है? यस। आपको केस शोकॉज नोटिस असेसिंग ऑफिसर आया, फिर जाएगा सीआईटी अपील, उसके बाद जाएगा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद जाएगा हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, पता लगा 10 साल लग गए इस केस को डिसाइड होने में, और उसके कारण आप मल्टीपल अपील फाइल कर रहे होते हैं सेम इश्यू का। क्यों? क्योंकि आज फाइनेंशियल ईयर 1 में मेरा एक्सपेंस 8 डिसअलाउ कर दिया गया, फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर से एक्सपेंस 1 क्लेम करूंगा, फिर असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर डिसअलाउ करेगा, ऐसे करते वही सेम एक्सपेंस ए का इश्यू मैं बार बार अपील में जा रहा हूं। और जो सबसे पहली बार जब ये एक्सपेंस ए का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका शुरुआत हुई थी, वो 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ये पहले ही डिसाइड हो जाता तो ये मल्टीपल अपील का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। ये बात जो मैंने मल्टीपल अपील की बोली, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? यस। तो टैक्सेशन लॉ में चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, सेम इशू का
मल्टीपल अपील जाता है और हर एक स्टेज में वो फंसता जाता है। लेकिन यही अगर जल्दी आ जाए जजमेंट तो इश्यू सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में पूरे इंडिया के लिए वो इश्यू सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग, रूलिंग मीन्स जजमेंट, रूलिंग मीन्स जजमेंट, एडवांस जजमेंट इवन बिफोर डिस्प्यूट अराइजेस, डिस्प्यूट अराइज होने से पहले, या फिर यूं कहूं इवन आफ्टर ट्रांजेक्शन, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद भी आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। इवन बिफोर शो कॉज नोटिस इशूड, यानी कि इन्वेस्ट कर दिया, इनकम जनरेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, उसका रिटर्न आपने डिपार्टमेंट में फाइल कर दिया, अब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करके शो कॉज नोटिस भेजने से पहले आप जा सकते हैं, इवन बिफोर ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन, है ना। तो एक स्टेज है कि शो कॉज नोटिस इश्यू करने से पहले आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। करेक्ट है? हाँ या ना, ये बात समझ में आई या नहीं आपको? डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करे उससे पहले आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, अभी और क्लियर करेंगे, अभी और भी इसके लेयर्स हैं, एक एक लेयर हटाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। क्लियर है? अब आप सोच के देखिए एक नॉन रेजिडेंट के बारे में, हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और उसके बारे में सोचिए एक रेजिडेंट के बारे में जो नॉन रेजिडेंट के साथ डील करता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, मुझे एक बात बताइए, एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करता है? होल्ली ओन्ड सब्सिडरी खोल के, या ब्रांच ऑफिस खोल के, या जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करके, कैसे करता है वो? या तीनों में से कोई एक रास्ता अपना लेगा? तीनों में से कोई एक रास्ता अपना लेगा। होली जॉइंट वेंचर कब करता है वो? जॉइंट वेंचर कब करता है वो? आप लोग कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट से बताइए, जॉइंट वेंचर वो कब करता है? मान लीजिए एफडीआई किसी सेक्टर में 100% अलाउड है, वो होली ओन सब्सिडी करेगा या जॉइंट वेंचर खोलेगा? होली ओन सब्सिडी। लेकिन अगर एफडीआई किसी सेक्टर में सिर्फ 26% अलाउड है तो वो क्या करेगा? जॉइंट वेंचर करेगा, जॉइंट वेंचर करेगा, है ना। और ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस जैसे बैंक सारे ब्रांच ऑफिस है, अगेन आरबीआई के रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो जॉइंट वेंचर करता है, अगर वो जॉइंट वेंचर करता है या होली ओन सब्सिडी खोलता है, मान लीजिए एडोब आईएनसी, आईएनसी मतलब यूएसए की कंपनी है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया क्या है? एडोब आईएनसी नॉन रेजिडेंट, उसने एक होली ओन सब्सिडी इंडिया में खोल ली, एडोब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया क्या है? रेसिडेंट। क्लियर है? ये हमने डीटीडब्ल्यू में भी समझाया था, लेकिन एक बार और ध्यान से सोचिए, समझिए। अब इसका जब ये एडोब आईएनसी जब होली ओन सब्सिडी इंडिया में खोल रहा है तो वो इंडिया में पैसे लेके आ रहा होगा या नहीं लेके आ रहा होगा? हाँ या ना? किस रूप में लेके आ रहा होगा? किस रूप में लेके आ रहा होगा? कैपिटल किस रूप में लेके आ रहा होगा? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन, और क्या लेके आ रहा होगा? और क्या लेके आ रहा होगा?
बताइए और क्या लेके आ रहा होगा? एसेट्स। किस तरह के एसेट्स रोहन? किस तरह के एसेट्स? किस तरह के एसेट्स? प्लांट एंड मशीनरी। ओके, वो तो प्लांट मशीनरी यही खरीद लेगी, लेकिन वो लेके आ रहा होगा नॉलेज, है ना? नो हाउ, यस, टेक्निकल नो हाउ, तो मैंने नॉलेज बोल दिया। अब एक बात बताइए, पेटेंट, यस, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपीआर लेके आ रहा होगा, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ये इसको यूज करने दे रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये होली ओन सब्जेक्ट जो रेजिडेंट है, इन सब के बदले इसको पैसा देगी या नहीं देगी? हाँ या ना? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बदले क्या देगी? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बदले क्या देगी? डिविडेंड। बॉन्ड्स और लोन के बदले क्या देगी? इंटरेस्ट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले क्या दे रही होगी? रॉयल्टी। डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेजिडेंट देगा या नहीं देगा? और देगा तो कौन सा? डीडीटी। याद रखिएगा, ये डीडीटी जो 2020 एग्जाम के लिए अटेम्प्ट में दे रहे हैं, चाहे वो जून हो या दिसंबर हो, वहीं तक है। जो 21 में एग्जाम देंगे, क्योंकि फाइनेंस बिल 2020 में ये डीडीटी का कॉन्सेप्ट एबॉलिश कर दिया गया है। क्लियर है? अब सिर्फ इसी एग्जाम की, अगर ये रेजिडेंट डिविडेंड पे डीडीटी दे देती है, तो ये जो डिविडेंड है नॉन रेजिडेंट के हैंड में एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट है, करेक्ट। लेकिन अगर यही नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होता तो एग्जेम्पशन सिर्फ 10 लाख की थी, उसके ऊपर टैक्सेबल होता। ये इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट के हैंड में टैक्सेबल है, हाँ या ना? यस। रेट क्या है? फॉरेन कंपनी अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया, रेट क्या है? तो दो सवाल हैं। पहला, रेट डिस्कस करते हैं, क्योंकि रेट आप गलत ही बोलेंगे, क्योंकि रेट हो सकता है फॉरेन कंपनी का 40% बोल दे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट रेजिडेंट के, यानी कि इस होली ओन्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, ये इंटरेस्ट खर्चा है, हाँ या ना? इसके लिए, और इसके लिए इनकम है, तो किसी के लिए खर्च, किसी के लिए इनकम। क्या इस, ये अगर इंटरेस्ट इसके हैंड में टैक्सेबल है, तो ये रेजिडेंट इस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस। उसी तरह से रॉयल्टी, रेजिडेंट के लिए खर्चा है, नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम है, और वो नॉन रेजिडेंट को उस रॉयल्टी के ऊपर इंडिया में टैक्स देना है, तो रेजिडेंट रॉयल्टी इंडिया के बाहर भेजने से पहले उस पर टीडीएस काटेगी। किस पे भी टीडीएस काटेगा, सेम ट्रीटमेंट, हाँ या ना? अब देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडिया में एक होली ओन सब्सिडरी खोलना चाहता है, अभी उसके दिमाग में ही चल रहा है कि इंडिया में आएंगे, एक होली ओन सब्सिडरी खोलेंगे हम लोग, उसमें मैं इक्विटी शेयर्स लेके आऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स लेके आऊंगा, बॉन्ड्स लेके आऊंगा, लोन लेके आऊंगा, आईपीआर लेके आऊंगा, मुझे उस पर डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा, क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना? ये सवाल है या नहीं उसके मन में, नॉन रेजिडेंट के मन में?
यस। नॉन रेजिडेंट के मन में भी एक सवाल है, सॉरी, रेजिडेंट के मन में भी एक सवाल है, क्या? कि मैं अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करूंगा तो मुझे उस पर टीडीएस कितना काटना है, हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, एडवांस रूलिंग में नॉन रेजिडेंट तो जा ही सकता है, क्या ऐसा रेजिडेंट जा सकता है या नहीं जा सकता एडवांस रूलिंग में? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या बताया था एडवांस रूलिंग का, कि नॉन रेजिडेंट के लिए लेके आएगा। लेकिन क्या ये रेजिडेंट भी जा सकता है और पूछ सकता है कि सर नॉन रेजिडेंट को मैं पेमेंट कर रहा हूं, उस पर टीडीएस कितना कटना है ये बता दो? जा सकता है। यस रोहन, जा सकता है। लेकिन क्या ये रेजिडेंट ये कह के जा सकता है, सर मैं रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं, उस पर टीडीएस कितना कटना है ये बता दो? तब जा पाएगा? तब नहीं जा पाएगा, याद रखिएगा, तब नहीं जा पाएगा। रेजिडेंट अगर वो ये जानना था चाहता नॉन रेजिडेंट का कितना टीडीएस काटना है तो जा सकता है, लेकिन रेजिडेंट जानना चाह रहा मैं इस रेजिडेंट का कितना टीडीएस काटूं तो नहीं जा सकता। तो रेजिडेंट डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट तब तो पॉसिबल है, और नॉन रेजिडेंट तो जा ही सकता है। रेजिडेंट ने अपनी इनकम निकालने के लिए पूछा, एक्सपेंस ए का रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्सपेंस बी का रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स कितना लगेगा, उस पर सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारे सवाल के लिए रेजिडेंट अपनी इनकम निकालने के लिए नहीं जा सकता, अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए नहीं जा सकता। क्लियर है? तो पूरा जो अगर खाका बना है, वो आपको क्या लगता है कौन जा सकता है? कौन जा सकता है? नॉन रेजिडेंट जा सकता है, और कौन जा सकता है? रेजिडेंट डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट, किसकी लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए? नॉन रेजिडेंट की लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। आया? ठीक है। यस, रेजिडेंट इफ ट्रांजेक्शन इज विथ नॉन रेजिडेंट, करेक्ट करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, कब जा सकता है? सवाल तो ये है, जा तो सकता है लेकिन कब, व्हेन? ट्रांजैक्शन हो चुका उससे पहले या ट्रांजैक्शन होने से पहले? इंडिया में कुछ सिर्फ सपना ही देख रहा है बाहर बैठ के कि इंडिया में एक दिन में कंपनी खोलूंगा, उस वक्त भी जा सकता है। कब जा सकता है? मैंने क्या बताया था? शोकॉज नोटिस आने से पहले कभी भी, शोकॉज नोटिस आने से पहले कभी भी जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर शोकॉज नोटिस आ गया उसके बाद वो एडवांस रूलिंग में नहीं जा पाएगा। ये सारी बातें हमने यहां पर लिखी हुई भी थी। अच्छा, एक बात और बताइए, ये नॉन रेजिडेंट और ये होली ओन सब्सिडरी या ब्रांच ऑफिस या फिर जॉइंट वेंचर, ये लोग एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस हैं या नहीं है? एसोसिएटेड इंटरप्राइज का मतलब ये कंपनी इनको 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 कंट्रोल करती है या नहीं करती? हाँ या ना? करेगी, हर हालत में करेगी। ये नॉन रेजिडेंट कहती है कि इंटरेस्ट का रेट वैसे तो मार्केट में पूरे वर्ल्ड ओवर 3% चल रहा है, लेकिन इसको कहा कि नहीं नहीं, तुम है ना 25% दो, इंटरेस्ट का रेट 25%। कह सकती है या नहीं कह सकती है? कह सकती है। 25% कर देगा, इंटरेस्ट इस रेजिडेंट का खर्चा है, इनकम ही कम कर दिया इंडिया में, सारा इनकम कहां शिफ्ट कर दिया? आउटसाइड इंडिया।
रॉयल्टी बाकी कंपनी से 12% लेता है, इंडियन कंपनी को बोलता है नहीं नहीं तुम रॉयल्टी तो है ना 80% दो। रेजिडेंट यानी कि इंडियन कंपनी का खर्चा बढ़ा दिया, इन घर का पैसा घर में ही है, होली ओन सब्सिडरी है, क्या फर्क पड़ता है? सही बात। तो यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन लग जाते हैं, टीपी के रेगुलेशंस। टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन लग जाते हैं। अब ये नॉन रेजिडेंट जानना चाहता है कि सर टीपी का रेगुलेशन में मेरे साथ क्या होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है टीपी। ठीक है, पता लगा टीपी में इतनी ज्यादा इनकम बढ़ा दी गई उसकी कि वहां पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना ही बेकार हो गया, रिटर्न ही नहीं मिल रहा। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? चलिए, तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है पूरी की पूरी, पूरा का पूरा हमने यही लिखा है। इसके बाद चलिए अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांस रूलिंग पढ़ लेते हैं आपके साथ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर एक नॉन रेजिडेंट को या रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट को हम पहले ही बता दें कि आप इंडिया में आएंगे तो आपके साथ इनकम टैक्स में ये होगा। जीएसटी में भी कॉन्सेप्ट है एडवांस रूलिंग का, जीएसटी में भी है, लेकिन इनकम टैक्स में बताते हैं, इनकम टैक्स में ये होगा। और बेनिफिट क्या मिलेगा कि दे विल प्लान देयर इनकम टैक्स अफेयर्स वेल इन एडवांस, उनको पता होगा, और उनको लॉन्ग ड्रॉन एंड एक्सपेंसिव लिटिगेशन जो इंडिया में है, लॉन्ग ड्रॉन तो है ही, 15 साल 20 साल तक केस चलेगा। जैसे एडवांस रूलिंग का जजमेंट आ जाएगा, केस सेटल हो जाएगा, केस सेटल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में किसको बैठाएं? डिपार्टमेंट के लोगों को जज बनाए या डिपार्टमेंट के बाहर के लोगों को जज बनाए, ताकि जो एडवांस रूलिंग की जजमेंट आए अच्छी आए, ऑथेंटिक आए? किसको बैठाएं बताइए? डिपार्टमेंट के लोग बैठाएं, इंटरनल या एक्सटर्नल बैठाएं, जो बायस ना हो, जो बायस ना हो। पता लगा हमने गवर्नमेंट ऑफिसर को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एआर बना दिया। अब ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसके अंडर काम करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ये इंडिपेंडेंट कभी नहीं रहेगा, जो एफएम का सर्कुलर आएगा यानी कि सीबीडीटी का सर्कुलर आएगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। करेक्ट? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा, हर हालत में होगा। इसीलिए जो एडवांस अथॉरिटी में जो 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, उसमें चेयरमैन बनाया किसको? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑथेंटिसिटी आ गई। कई कंट्री में एडवांस रूलिंग उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को बना दिया, टैक्स डिपार्टमेंट के लोग। अब जैसे ही इनको बनाया, इनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता है, बोला कोई फायदा नहीं एडवांस रूलिंग का जजमेंट लेके। लेकिन इंडिया, मैं बता दूं, 3 या 4 कंट्री ही है सिर्फ पूरे वर्ल्ड में जिनका इतना स्ट्रांग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, जिसमें वन ऑफ द कंट्री इज इंडिया, जहां पर चेयरमैन इज द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2 मेंबर और डाले, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का डाला यानी कि डिपार्टमेंट का बंदा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और दूसरा डाला इंडियन लीगल सर्विस को। 3 लोगों को डाला। अब बताइए, ये जो जजमेंट पास करेंगे वो जुडिशरी की नजर में सही होगा या गलत होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, अगर इनको बैठा देते तो बायस्ड होता।
ये जब भी 99% केसेस में ये जो भी जजमेंट पास करते इन फेवर ऑफ रेवेन्यू पास करते। और मैं आपको बता दूं, जीएसटी का जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग करेंगे तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो इंटरनल है, इंटरनल। तो जीएसटी के जितने भी एडवांस रूलिंग आ रहे हैं वो या तो डाउनराइट गलत आ रहे हैं, और सिर्फ 1% केसेस है जो इन फेवर ऑफ एसएससी आ रहा है। तो जजमेंट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब पूरे इनकम टैक्स में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट द एक्शन। अरे भैया, यू इनिशिएट द एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट हैज टू चेक। इससे बाहर आना पड़ेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन कौन है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस। और इसका ऑफिस सिर्फ पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज इन दिल्ली, चाणक्यपुरी, यशवंत पैलेस। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आया? प्लीज जवाब दीजिए। चलिए, आया ही लिखना है ना, उससे क्या होगा, हम लोग का भी कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो कोई यस लिखिएगा, कोई हाँ लिखिएगा, कोई कुछ और लिखिएगा। सिंपली लिखिए आया। मुबारक हो, मुबारक हो। नाउ हु कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग? नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट इन रिलेशन टू प्रपोज ट्रांजेक्शन। अब बताइए मुझे, प्रपोज ट्रांजेक्शन का मतलब, प्रपोज ट्रांजेक्शन का मतलब जो ट्रांजेक्शन सपने में हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं की है, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो क्या होगा, प्रपोज ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन, ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया, बस। किससे पहले? किससे पहले बताइए, किससे पहले? शोकोज नोटिस आने से पहले, शोकोज नोटिस आने से पहले। क्या सवाल करेगा? क्या सवाल करेगा? ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर सिंपली मैं आपसे एक बात पूछूं, सिंपली आपसे एक बात पूछूं क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट समझाने के लिए, ये एक हाईवे है, हाईवे से 2 किलोमीटर दूर हमारी एक बड़ी फैक्ट्री है जहां पर 3000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ये हाईवे है, ये हाईवे जो है वो गवर्नमेंट का रोड है। ये जो सड़क है ये भी गवर्नमेंट की, ठीक है। ये जमीन किसकी है? गवर्नमेंट की है। बताइए, अब हमारी गाड़ी यहां आती है, हमारा ट्रक यहां आता है, लेकिन यहां नहीं आता। यहां आता है लेकिन कच्ची सड़क है, बहुत मुश्किल से आता है। ये डिस्टेंस को कवर करने में मान लीजिए 15 मिनट लगता है। यहां सड़क होता तो शायद 2 मिनट में कवर हो जाता। तो ये कंपनी ने गवर्नमेंट को बहुत कहा रोड बना दो, रोड बना दो, बनाया नहीं। इस कंपनी ने क्या किया, हम ही ने, कंपनी ने यहां पर रोड बना दिया।
जब ये कंपनी ने इसको रोड बना दिया, अब मुझे बताइए ये रोड के ऊपर ये कंपनी डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? वाई नो? क्यों नहीं कर पाएगी? अच्छा, उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए क्या हुआ इसमें। फैक्ट क्या है? इसमें फैक्ट क्या है कि रोड तो है। अच्छा, शिव कह रहा है एसेट ही नहीं है। ओके, तब एसेट का डेफिनेशन डिप्रिसिएशन। अब नया चैप्टर खुल जाएगा। एसेट डिप्रिसिएशन आप बिल्डिंग पे क्लेम कर सकते हैं, फर्नीचर पे क्लेम कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे क्लेम कर सकते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, रोड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, या कुछ भी नहीं है इनमें से? नया चीज खुल गया, नया चीज का सारे लोग नथिंग नथिंग कह रहे हैं। सारे लोग नथिंग नथिंग कह रहे हैं। बिल्डिंग का डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज बिल्डिंग? व्हाट इज बिल्डिंग? प्रीमाइसेस। ओके, कहां पढ़ा है ये? कहां पढ़ा है? अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पेनड्राइव की क्लासेस होती तो मैं ये एग्जांपल लेकर निकल लेता, है ना। और ये रोड बिल्डिंग है या नहीं है, या कुछ भी नहीं है, ये हम लोग कभी नहीं बात कर पाते। खैर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव क्लासेस। हम लोग कुछ ट्रैक भी चेंज कर पा रहे हैं। बिल्डिंग का मतलब अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे तो इट सेज दैट फोर वॉल्स एंड हैविंग रूफ, हाउस प्रॉपर्टी में। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है। ये टॉपिक कहां है? पीजीबीपी में है। और पीजीबीपी में लिखा हुआ है एनीथिंग, जो भी चीज रोड के ऊपर बनी हुई है वो बिल्डिंग है। जो भी चीज रोड के ऊपर बनी हुई वो बिल्डिंग है। और हम लोग उसको कोर्ट के लैंग्वेज में कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर तो रोड के ऊपर बने हुए सुपर स्ट्रक्चर है, चार दीवार हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोड पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। आप फैक्ट्री के अंदर जो रोड्स बनी हुई होती है, क्या उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है? क्या वो डिप्रिसिएट नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। तो उस पर कोर्ट के भी जजमेंट्स है। दिस इज बिल्डिंग। तो रोड इज बिल्डिंग, इस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये लॉ का ही क्वेश्चन था कि रोड बिल्डिंग है या नहीं है, तो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि रोड बिल्डिंग है। दूसरा, तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि बिल्डिंग वाज नॉट डिफाइंड। रोड है या नहीं है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये रोड बिल्डिंग है या नहीं है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन उसको मिलेगा जो ओनर हो। जो ओनर हो, जमीन जिसकी वही ओनर। तो रोड में ओनर कौन है? गवर्नमेंट। तो ये फिर फंस गया। और रोड तो बना दिया, डिप्रिसिएशन कहां है? डिप्रिसिएशन तो सिर्फ ओनर को लिखा हुआ है, यहां पर ओनर ही लिखा हुआ है। फिर कोर्ट में गया, अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, हु इज द ओनर? तो उन्होंने, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जो जिसने पैसे लगाए वही ओनर। जिसने पैसे लगाए वही ओनर। आपने पढ़ा होगा बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में भी। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जब वो कहता है कि ही कैन गो फॉर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है, आया। गुड। अब एक्सेप्शन देखिए क्या है, बोले कब नहीं जा सकता, ये लोग दोनों कब नहीं जा सकते? आप बताइए कब नहीं जा सकता? शो कॉज नोटिस के बाद नहीं जा सकता।
तो एक्सेप्शन है, देखिए क्या लिखा है, वेयर द केस इज पेंडिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर ने शोकॉज नोटिस इश्यू कर दिया, केस पेंडिंग हो गया। अब नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट नहीं जा सकता। अब तो माई बाप इनकम टैक्स अथॉरिटी है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी में पेंडिंग नहीं है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है या फिर कोर्ट में पेंडिंग। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट कैन नॉट गो टू एआर, एआर में नहीं जा सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी होते कौन है, ये आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, यानी कि जितना भी असेसिंग ऑफिसर है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, जिसको मैं इंटरनल अथॉरिटी भी बोलता हूं। सबसे ऊपर सीबीडीटी, उसके बाद चीफ कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो अथॉरिटी है, ये सारे के सारे असेसिंग ऑफिसर, लेकिन इसको मैं कहता हूं रैंक 1 असेसिंग ऑफिसर, इन दोनों को मैं कहता हूं रैंक 2 असेसिंग ऑफिसर, इसको कहता हूं मैं रैंक 3 असेसिंग ऑफिसर। रैंकिंग इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी मान लीजिए मैं ये कहता हूं जितने भी 100 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं, वो सिर्फ जेसीआईटी ही डील करेगा, सीनियर ऑफिसर है, इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। और जो सैलरीड क्लास के केसेस हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप के केसेस है, प्रिजम्पटिव बेसिस वाले टैक्सेस हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर डील करेगा। तो ये रैंकिंग है। तो ये कौन सी फाइल किसके पास जाएगी, इट विल डिपेंड अपॉन दैट जुरिस्डिक्शनल सीआईटी, यही भेजेगा। ये सारे ऑफिसर किसको रिपोर्ट करते हैं, जेसीआईटी को रिपोर्ट करते हैं। इसने कोई भी ऑर्डर पास करना है, सर्कुलर करना है, कुछ भी इंटरनल कुछ भी करना है, इसके सारी एक कॉपी वो सीआईटी को जरूर भेजता है। तो सीआईटी इज द हेड। ये जब ऑर्डर पास करते हैं, ये लोग ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि अब आपको टैक्स 20% नहीं 25% के हिसाब से देना होगा। ये ऑर्डर ये पास करता है, एक्सपेंस ए इज डिसअलाउड, एक्सपेंस बी इज डिसअलाउड। ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक अकाउंट को बुला देखते हैं और उसमें से डिस्कवर करता है कि ये इंटरेस्ट इनकम आपने ऑफर नहीं किया टैक्स में, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया, रिटर्न ऑफ इनकम में शो नहीं किया, रॉयल्टी मिलती है आपने रिटर्न ऑफ इनकम में शो नहीं किया, तो वो ऑर्डर पास कर देंगे। अब इस ऑर्डर से अगर आप नाखुश हैं तो अब अपील में जाएंगे, तो फर्स्ट अपील लाइज टू सीआईटी अपील, जो पैरेलल अथॉरिटी है सीआईटी की, जो पैरेलल अथॉरिटी है सीआईटी अपील की। तो केस जिंदा कहां होता है, डिस्प्यूट कहां से अराइज होता है, इनसे अराइज होता है, असेसिंग ऑफिसर से। इसके बाद डिस्प्यूट का लेवल बढ़ता है, फिर सीआईटी अपील में आ जाते हैं। और इसको मैं कह रहा हूं इंटरनल अथॉरिटी, यानी कि ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आते हैं, सीबीडीटी के अंडर आते हैं। अब ये बायस्ड हो सकते हैं, सर्कुलर निकाल दिए, वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सर्कुलर आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। अब इस यहां सीआईटी अपील से आप केस हार गए, अब आप जाइए आईटीएटी में, एक्सटर्नल अथॉरिटी। यहां से भी केस हार गए तो कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी केस हार गए तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार गए तो चुल्लू भर पानी लीजिए, डूब जाइए, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। क्लियर है? तो अगर कोई भी केस यहां पेंडिंग हो, सीआईटी अपील के पास पेंडिंग हो, असेसिंग ऑफिसर, आईटीएटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल प्लेसेस सिंस केस इज पेंडिंग। अब नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट जा ही नहीं पाएगा। आया? हाँ या ना? चलिए, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आते हैं, तो एडवांस रूलिंग आया था नॉन रेजिडेंट को फायदा करने के लिए, लेकिन एडवांस रूलिंग इंडिया का इनकम टैक्स का एडवांस रूलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत सही काम करता है। तो उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
आप देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, टॉप 10 कॉर्पोरेट्स हु आर पेइंग इनकम टैक्स टू इंडिया, जिसमें ओएनजीसी इज वन। तो टॉप 10 कंपनीज में मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। सही बात। और यही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग डिस्प्यूट करता हूं, नहीं नहीं, इतना इनकम टैक्स, ये एक्सपेंस का डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए, आपने डिसअलाउ कैसे कर दिया? ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, आपने टैक्सेबल कैसे कर दिया? ये इनकम एग्जेम्प्ट थी, आपने टैक्सेबल कैसे कर दिया? इस इनकम पे टैक्स 10% लगना था, आपने 15% क्यों लगा दिया? मैं ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं कर रहा। मुझे 80 IB का रिडक्शन मिलना था, आई हैव सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन बट यू आर नॉट अलाउइंग इट। तो बताइए, इस PSU से जो कैश काउ है गवर्नमेंट के लिए, जहां पर इनकम टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, ये डिस्प्यूट करती है, ये डिस्प्यूट करती है, अपना ही बच्चा डिस्प्यूट कर रहा है, बताइए अच्छा लगेगा? तो इनको कहा कि भैया ऐसा करो, रो मत, तुम भी चलो। तो ये PSU रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, जरा बताएंगे? ये PSU रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। और इनको कहा कि तुम तो तभी जाना जब केस पेंडिंग हो जाए, वरना मत जाना। तो ये कब जा सकते हैं? आफ्टर शो कॉज नोटिस। कब जा सकते हैं? आफ्टर शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने PSU को दे दिया कि सर एक्सपेंस एक आध डिडक्शन नहीं देंगे हम आपको, और वो ऑर्डर पास कर देता है। आप ऑर्डर से नाखुश है, आप CIT अपील में चले जाते हैं, CIT अपील से केस हार जाता है, आप ITAT के पास चले जाते हैं। बोला कि यहां से लेकर यहां तक कहीं भी पेंडिंग हो, PSU जा सकता है। लेकिन अगर केस अब आप हाई कोर्ट में चला गया या सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो नहीं जा सकता। ठीक है। पेंडिंग का मतलब बताइए क्या होता है? पेंडिंग की शुरुआत कब होगी और खत्म कब होगा? शोकॉज नोटिस जैसे ही आ गया, जिस डेट को शोकॉज नोटिस आया वो डेट को आपका केस पेंडिंग हो गया। यस अपर्णा, करेक्ट। ऑर्डर जिस दिन आ गया उसके ठीक पहले आपका केस पेंडिंग है। तो शोकॉज नोटिस से पहले और ऑर्डर से ठीक पहले। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, PSU PSU अगर यहां जाना चाहे जा सकता है, यहां जाना चाहे जा सकता है, यहां जाना चाहे जा सकता है। तो अगर PSU का कोई केस ITAT में पेंडिंग है, ITAT 4 साल लगाता है किसी केस को डिसाइड करने में, और PSU को लगता है यार 4 साल बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा AR में चला जाता है, 6 महीने में केस डिसाइड करता है। ITAT कितने साल? 4 साल। AR कितने महीने? 6 महीने। तो ह्यूज डिफरेंस है। और मैक्सिमम PSU में गवर्नमेंट का ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, IAS ऑफिसर होता है ना? तो PSU हैज टू टेक द राइट डिसीजन, और ITAT के ऑर्डर के आने के पहले पहले वो डिसाइड कर ले, चला जाए। ऑर्डर आ गया तो आप जा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो कैन अप्लाई टू AR इवन इफ केस इज पेंडिंग विथ IT एंड ITAT। बताइए, PSU शोकॉज नोटिस से पहले नहीं जा सकता, और ITAT ऑर्डर के बाद नहीं जा सकता, यहां जा सकता है। आया? ठीक है। अब देखिए, 2014 में फिर से कुछ चेंज आया, कंपनी अमलगमेट होती है। बताइए, अमलगमेशन का मतलब तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मुझे बताइए अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? मैं लिखता हूं A+B = A, इसका मतलब बताइए।
ए प्लस बी इक्वल टू ए, मतलब बताइए मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली इनकम टैक्स में अमलगमेशन का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B में है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं, इसका मतलब बी ने अपने सारे एसेट्स, अपनी सारी लाइबिलिटीज प्लस एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बी कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। तीन कंडीशंस हैं, हाँ या ना? तो बी जो कंपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज ए को बेचेगी तो इनकम टैक्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन अराइज होगा। लेकिन अगर अमलगमेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता तो सेक्शन 47 में इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉट ए ट्रांसफर, हाँ या ना? यस। और ये पूरा ट्रांजैक्शन करीब करीब 100 करोड़ का है, बराबर है। अब ये रेजिडेंट, ए भी रेजिडेंट बी भी रेजिडेंट, दोनों डरे हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता नहीं क्या क्या स्क्रूटनी करके क्या क्या टैक्स निकालेगा। सही बात। तो इनको कहा, इन रेजिडेंट को कहा कि ऐसा करो, डरो मत, एआर का दरवाजा आपके लिए खुलता है। कंडीशन यही है कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी एटलीस्ट 100 करोड़। तो अमलगमेशन का केस, डी मर्जर केस या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर के केस, वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 100 करोड़, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय रेजिडेंट, यानी केस पेंडिंग हो गया तब नहीं जा सकता, इन रिलेशन टू हिज टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग रुपीज 100 करोड़ और मोर, पेंडिंग में नहीं जा सकता, याद रखिएगा। तो पहले से सुरक्षित हो जाओ, पहले से सुरक्षित हो जाओ। आया? चलिए, इसके बाद एक अरुण जेटली जी ने एक और कहानी खोली। एक होता है जनरल GAAP, फुल फॉर्म पता है आप लोग? फुल फॉर्म पता है? जनरल एंटी, फोटो खींचो फोटो। वैसे ये जो भी है मैं ये सारा आपको शेयर करूंगा आपके साथ, ये पीपीटी में शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? और अगर फिर भी करना है तो फोटो खींच लिया करो, कैमरा लो, यू करके फोटो खींच लो। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, जनरल अवॉइडेंस, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो हम लोग एक चैप्टर करेंगे आपके साथ, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फर्क क्या है। यह जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। एक होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। आप देखिएगा सेक्शन 94 ये सब है। मैं आपको, मैंने केस समझाने के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है वो हमने केस आपको समझाने के लिए यहां लिखा है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल हैज द वाइडेस्ट पावर विद द असेसिंग ऑफिसर। वो किसी भी ट्रांजैक्शन को कह सकता है नहीं नहीं सर ये ट्रांजैक्शन हम होने ही नहीं देंगे,
आपने ये ट्रांजैक्शन डिजाइन किया है इनकम टैक्स को बचाने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स के नैरो गैप से निकलने के लिए। इट इज ए कलरेबल डिवाइस, हमें धोखा देने के लिए है। क्लियर है? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। देखिए है क्या ये, ओटीआईएस लिफ्ट बनाती है मॉरिशस, ओटीआईएस इंडिया। इस मॉरिशस वाले ने ओटीआईएस इंडिया के शेयर्स खरीदे हुए। ठीक है, तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, क्यों खरीदे मैंने, क्या इच्छा है मेरी कि ये डिविडेंड देगा। हाँ या ना? कैपिटल एप्रिसिएशन तो ठीक है, लेकिन डिविडेंड तो देगा ना थोड़ा बहुत। कैपिटल एप्रिसिएशन जब होगा होगा। और दूसरा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन, लिस्टेड है ही नहीं, लिस्टेड है ही नहीं। ठीक है, तो कम से कम डिविडेंड देगा। लेकिन ये ओटीआईएस इंडिया डिविडेंड देता ही नहीं था। क्यों नहीं देता था? क्यों नहीं देता था? बोला अगर डिविडेंड दूंगा तो मुझे डीडीटी देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 20% के हिसाब से। आज के जमाने में ह्यूज था। दोनों घर की कंपनी, इंडिया वाली और मॉरिशस वाली। बोला घर का पैसा घर में ही रहेगा, डिविडेंड दूंगा तो 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, डिक्लेयर ही मत करो। तो इस कंपनी ने 2003 से लेकर 2010 तक या 11 तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि घर का पैसा घर में रहे। और एक दिन कंपनी ने क्या किया, बोला ऐसा करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। इस कंपनी के, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स ही खरीद लेता हूं। तो मान लीजिए इसने 100 रुपया में खरीदा था और इसने 150 रुपया में वापस खरीद लिया। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या हुआ, 50 रुपया का जो गैप है वो इसके पास पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? दिस इज कैपिटल गेन। हाँ या ना? और हमारा मॉरिशस के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगाने का राइट है वो मॉरिशस के पास है, और मॉरिशस उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करता है। मॉरिशस उस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करता है। अब मुझे एक बताइए, ओटीआईएस इंडिया अगर डिविडेंड देती तो गवर्नमेंट को 20 रुपया मिलता, बायबैक किया तो 0 रुपया मिला। सही बात? रोहन मना कर रहा है, क्यों रोहन? रोहन, हाँ रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट, वही तो बोल रहा हूं। असेसिंग ऑफिसर ने कहा, असेसिंग ऑफिसर ने ओटीआईएस इंडिया को पकड़ लिया, बोला भैया ऐसा है, तुम्हारा रिजर्व 100 करोड़ से बढ़ा 2003 से लेकर 2010 तक। 7 साल में तुम्हारा रिजर्व बढ़ता रहा, ह्यूज प्रॉफिट कमाते रहे, उसके बावजूद डिविडेंड नहीं देते हो, बायबैक ऑफ शेयर्स करते हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये टैक्स इवेजन है? क्या ये टैक्स इवेजन है? हाँ या ना? रोहन कह रहा है इनडायरेक्टली यस। इवेजन मतलब चोरी होती है, चोरी तो नहीं है। मैंने सारा फैक्ट्स बता रहा हूं, मैंने ये किया, हाँ रिटर्न में भी शो कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं डिविडेंड डिक्लेयर, मेरी मर्जी, मैं बिजनेस कैसे करूं ये भी आप बताओगे? बताइए। चलाकी है, यस, चलाकी है। तो ऐसे कई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो मेरे दिमाग के फितूर से मैं बचने के लिए इनकम टैक्स से प्लानिंग
तो प्लानिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्लानिंग ये है कि आप 80C में इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्लानिंग ये है कि 80IA बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री खोलिए। वहां पर गवर्नमेंट अलाउ करती है, भैया ऐसा करेंगे तो हम ये टैक्स छोड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा कि बायबैक करोगे तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, नीदर प्लानिंग नॉर रिविजन। और टैक्स अवॉइडेंस में आई हैव कंप्लाइड द लॉ इन लेटर, नॉट इन स्पिरिट, नॉट इन स्पिरिट। अमानी बहुत सारे एग्जांपल्स है, अमानी के भी एग्जांपल्स है, लेकिन यहां पर हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन आपको अब ये डिसाइड हो जाता, अब ये कोर्ट डिसाइड करता भैया इवेजन है या अवॉइडेंस है। कोर्ट पहले अवॉइडेंस को बोलता था प्लानिंग, और कुछ भी नहीं बोलता, सर मर्जी है उसकी, जो कराएगा करेगा। और इनकम टैक्स में कोई भी कानून नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर हो कि इस तरह के ट्रांजैक्शन को रोक सके। तो अरुण जेटली जी 2014 में ही ये लेके आए, 2014 में या उसके बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट लेके आया, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जहां पर असेसिंग ऑफिसर ऐसे ट्रांजैक्शन को वो रोक सकता था। अब मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट हूं, मेरे ऊपर GAAR लगेगा या नहीं लगेगा, मैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से पूछ सकता हूं। सही बात, हाँ या ना? क्योंकि वाइडेस्ट टर्म है, मैं ये करूं या वो करूं। पता लगा मैं ये करूं और आपने पकड़ लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने के बाद, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो पहले ही पूछ लेता हूं। तो 4 लोग, कितने लोग? 4 लोग। कौन कौन? रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट, PSU, और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जिनको GAAR के प्रोविजन उनको एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चार्ट करते हैं हम लोग आपके साथ। अच्छा, मैं डिपार्टमेंट के पास जाता हूं, बोला सर मुझे ना इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी है, जरा इसका फेयर मार्केट वैल्यू बता सके हुए, मैं पूछूं, बताइए। क्या AAR प्रॉपर्टी डीलर है? क्या AAR प्रॉपर्टी डीलर है ना? तो मैं अगर मैं फेयर मार्केट वैल्यू पूछने जाऊंगा तो हर हालत में मेरा केस रिजेक्ट कर देगा, हर हालत में केस रिजेक्ट कर देगा। और जहां पर स्पेसिफिक अवॉइडेंस लिखा हुआ है कि इस ट्रांजेक्शन अवॉइडेंस ही मानेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि उन्होंने लिख दिया, वैसे केस भी हर हालत में रिजेक्ट होंगे, वैसे केस भी हर हालत में रिजेक्ट होंगे। क्लियर है? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप यहां पर देखिए और मुझे बताइए, नॉन रेजिडेंट, यहां पर मैं पेंडिंग लिख देता हूं, पेंडिंग विथ IT इनकम टैक्स अथॉरिटी, IT कोर्ट। मतलब नॉन रेजिडेंट, इफ द केस इज पेंडिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटी, जा पाएगा या रिजेक्ट कर देगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट, आप टाइप में A लिखिए या R लिखिए, रिजेक्ट। IT में भी केस पेंडिंग है तो रिजेक्ट हो जाएगा मेरा, कोर्ट में भी केस पेंडिंग है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और मैं अगर प्रॉपर्टी का दाम पूछने लगूंगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक अवॉइडेंस में भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड कोई सवाल करता हूं तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? कहिए, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट होगा। रेजिडेंट डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट, सेम, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, यहां एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? PSU बताइए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का केस कब एक्सेप्ट हो जाएगा? जब केसेस, बोलिए, केसेस पेंडिंग विथ एक्सेप्ट, IT में भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और यहां एक्सेप्ट हो जाएगा।
आया। रेजिडेंट जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर केस पेंडिंग है तो रिजेक्ट होता जाएगा। यहां एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक कॉलम अगर बनाएं और यहां लिखें बिफोर शो कॉज नोटिस, तो नॉन रेजिडेंट वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, रेजिडेंट डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, पीएसयू रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा 100 करोड़ वाला। आया। मुबारक हो, मुबारक हो। जो आपको हमने किताब दी है उसमें चार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटेड कॉपी है ही आपके पास, ये किताब को हम लोग अमेंड भी कर रहे हैं, तो मैं इसके बाद में पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल वैसे ही शाम को 8 बजे मिलेंगे आपके साथ, और जो बचा हुआ है एडवांस रूलिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा आप मुझे प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। आपको क्या फीलिंग आई कि आप पेन ड्राइव में है या फेस टू फेस में है, या फिर वाकई में आप इंटरेक्शन हुआ है, तो एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे। तो कल मिले, हाँ या ना? यस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, कल मिलते हैं, बाय बाय।